देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से रखना। नेट का थोड़ा इशू हो गया था, इसलिए थोड़ा बीच में आपका रुकावट हुआ था। एक बार फिर से समझो। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर कितना सबस्टांस जमा होगा। याद रखना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये फैराडे के लॉ में है। आगे हम आपको फैराडे का जो लॉ पढ़ाएंगे, फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ। तो उसमें फैराडे के सेकंड लॉ में हम आपको ये बात पढ़ाएंगे, और ये बात पढ़ना है आपको क्या, कि अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो इलेक्ट्रोड पर कितना सबस्टांस जमा होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टांस जमा होगा। तो दिस वन इज योर आंसर। 7 का ए नंबर लगा लो टिक। ठीक है, अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेट्स टू। फैराडे के सेकंड लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ किससे रिलेटेड है। फैराडे सेकंड लॉ किससे रिलेटेड है, ये आपका क्वेश्चन है। आगे जो हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ सब पढ़ाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आ गया है तो हम आपको बता देते हैं। आप इसमें टिक लगा लो। क्वेश्चन नंबर 8 का डी नंबर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज योर आंसर, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फैराडे के सेकंड लॉ में किसकी बात किया जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात किया जाता है। तो इसका 8 नंबर का आंसर है डी नंबर। 7 का हो गया ए नंबर और 8 का हो गया डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या करता है। यदि क्वेश्चन कहता है यदि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से 96,500 कूलम को फ्लो किया जाए तो कितना करंट बनेगा। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन कह रहा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उससे कितना करंट फ्लो कर रहे हैं, 96,500 कूलम फ्लो कर रहे हैं। बताओ कि कितना कॉपर ऑब्टेन होगा। तो ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट CuSO4 ये ब्रेक कर जाएगा किसमें, Cu+2 और SO4-2। अब ये जो Cu+2 है ये कन्वर्ट करना है किसमें, Cu में। कॉपर बनना है तो Cu+2 को कॉपर में बदलने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। तो चूंकि +2 चार्ज है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अब इस इक्वेशन को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको यह समझ में आ रहा होगा कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन, कितना मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना कॉपर बनेगा, 1 मोल कॉपर बनेगा। 1 मोल कॉपर। ये बात तो सबको समझ में आ रहा है ना कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनेगा 1 मोल कॉपर। अब भी हम थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाएंगे 1 फैराडे बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 96,500 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना कूलम, 96,500। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम, 2 into 96,500 कूलम। और 1 मोल कॉपर का वजन कितना होगा। याद करो, आप लोग पढ़े हो 11th के मोल कंसेप्ट चैप्टर में, मोल कंसेप्ट चैप्टर में पढ़े हो कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल उसके एटॉमिक वेट के बराबर होता है। 1 मोल जो है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है। और कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, 63.5। ये वैल्यू क्वेश्चन में देगा नहीं, आपको याद करके रखना है। कॉपर का एटॉमिक मास कितना, 63.5। तो पुट कर देते हैं 63.5। तो इतने कूलम से कितना कॉपर बचेगा, 63.5। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना से, 96,500। इतने कूलम से कितना, तो 2 चला जाएगा बटा में। तो क्या करता है, 96,500 कूलम से कितना कॉपर बनेगा, 63.5 और बाई 2 भाग लगा देंगे 31.75
या 7 6 अप्रॉक्स कर सकते हो। ग्राम इज योर फाइनल आंसर। तो आप देखो 9 का ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी, ये जो ऑप्शन है ये आपको बी नंबर में दिया हुआ है। कितना आंसर हो गया 31.76 या 75 भी कहोगे, 75 भी हो सकता है, ऑप्शन में देगा तो अप्रोक्स चलता है, ठीक है। तो 31.75 या 31.76 जो भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उस पे आप लगा देना टिक, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो टिक लगाना है, सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह से बना के दिखाना है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप बाद में भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना और आराम से ले लेना स्क्रीनशॉट, कोई हड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताने जा रहे हैं। ऑलरेडी सब लोग तैयार हैं? चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक इक्वेशन है H2 प्लस I2 रिवर्सेबल टू HI, और इसमें कहता है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 4 ऑप्शन दिया है और कहता है चारों में से किस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करेगा। तो याद करो 11th में हम आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, याद करो, नोट में हम आपको बता देते हैं कि अगर कोई एक रिएक्शन है ए बी बी एरो सी सी और डी डी, तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना के, या यू कहो आर बराबर ए इंटू ए पे पावर ए इंटू बी पे पावर बी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्मूला की बात करेंगे तो Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है C पे पावर C इंटू D पे पावर D बटा A पे पावर A और B पे पावर B। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी किसी भी फॉर्मूला में कोई भी इक्वेशन दिया रहे, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर। अब आप इसमें ऑप्शन में देखो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रहा है, इसमें एक ऑप्शन आपको दे रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। ऑप्शन में देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है अमाउंट ऑफ H2 एंड I2। सी नंबर में कहता है अमाउंट ऑफ H2 एंड I2, और रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन और आयोडीन। और फॉर्मूला क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के अमाउंट पर, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस नोट, इस इक्वेशन में रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन पर। तो आपका 10 का आंसर नंबर हो जाएगा सी, टिक लगा लो, 10 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या आगे बढ़ सकते हैं? 11 नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, क्या सभी तैयार हैं? तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि इनमें से सेकेंडरी सेल कौन है।
तो आप देखो ऑप्शन आपको खुद पता चल जाएगा। अभी जब हम आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें जो नोट लिखाए थे उसमें प्राइमरी सेल का एग्जांपल और सेकेंडरी सेल का एग्जांपल हम आपको लिखाए थे कि प्राइमरी सेल कौन कौन से हैं और सेकेंडरी सेल कौन कौन से हैं, हम आपको लिखाए थे। और ये ऑप्शन में देखो, आप खुद बताओ कि कौन सा होगा इसका आंसर। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सेकेंडरी सेल कौन होगा, कौन है द्वितीयक सेल, आप बताइए। सेकेंडरी सेल पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सेकेंडरी सेल इनमें से कौन है। सेकेंडरी सेल आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। और ऑप्शन आपको क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है लेग्रांचे सेल, लेग्रांचे सेल, बी नंबर में दिया है लेट स्टोरेज सेल, सी नंबर में आपको दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल, और डी नंबर में दिया है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो याद करो, अब भी हम आपको पढ़ाए हैं, जो पहला नंबर पढ़े थे क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पल में नोट में हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, लेग्रांचे सेल प्राइमरी सेल होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन सेल भी प्राइमरी सेल होता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑल ऑफ दीज का तो सवाल ही नहीं उठता है, ये भी आपका आंसर नहीं है। तो आंसर आपका सही कौन होगा, लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल एक तरह का क्या होता है, सेकेंडरी सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, आप लोग टिक लगा लो। क्वेश्चन नंबर 11 का बी नंबर होगा आपका ऑप्शन। ऑप्शन में आगे पीछे कर सकता है, ए नंबर को बी नंबर में, बी नंबर को ए नंबर में, बोर्ड इतना तो कर ही सकता है ना, क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा सकता है। तो आप लोग रेडी रहना, एबीसीडी करके रट्टा मत मारना, ऑप्शन याद करना। सेकेंडरी सेल का एग्जांपल क्या होगा, लेड स्टोरेज सेल होगा। ये एक बात और ध्यान रखना, इसको कभी कभी लेड एक्यूमुलेटर सेल भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। और एक बात और याद रखना, क्या, निकेल कैडमियम सेल या लिथियम आयन सेल, जो आपका मोबाइल का बैटरी होता है। मोबाइल पे कौन सा बैटरी यूज होता है, पहले जो नोकिया वाला आता था ना, ननकी छोटकी, जिसको हम लोग बाहर से ढक्कन खोल के निकाल लेते थे, वो लिथियम आयन सेल होता था। अब भी जो आता है ना, वो निकल कैडमियम सेल होता है। तो मोबाइल के बैटरी में 2 तरह का सेल यूज किया जाता है, लिथियम आयन सेल भी यूज किया जाता है, निकल कैडमियम सेल भी यूज किया जाता है। तो सेकेंडरी सेल कौन कौन से एग्जांपल बता दिए, लेड स्टोरेज सेल, इसको लेड एक्यूमुलेटर सेल भी कहते हैं, निकल कैडमियम सेल ये भी सेकेंडरी सेल है, लिथियम आयन सेल ये भी सेकेंडरी सेल है। तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं करना। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो हम इसको मिटा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहे हैं, सब लोग तैयार रहिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको रिएक्शन दिया है Zn एरो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है 0.76 वोल्ट। फिर आपको दिया है Fe एरो Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है कितना, 0.41 वोल्ट, 0.41 वोल्ट। ठीक है, और कहता है एक सेल रिएक्शन दिया है, सेल रिएक्शन, और सेल रिएक्शन में आपको दिया हुआ है Zn प्लस Fe+2 एरो, Zn+2 प्लस Fe। कहता है इस सेल रिएक्शन का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, क्या पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है, ई नॉट सेल, सेल पोटेंशियल। तो फॉर्मूला याद रखना, ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड प्लस ई एनोड। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द सेल पोटेंशियल,
सेल्फ पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, दोनों को जोड़ देना, आंसर हो जाएगा। अभी पहले हम लोग को चेक करना है, ये क्वेश्चन है आपका, अगर इसको क्वेश्चन देखो तो Zn किसमें कन्वर्ट किया, Zn+2 में, Zn किसमें कन्वर्ट किया, Zn+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो देखो इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का वैल्यू दिया है E0 कितना, 0.76 वोल्ट। अब दूसरा उतार लो, ये वाला Fe+2 एरो, इधर क्या है Fe, तो ये +2 है तो इलेक्ट्रॉन इधर होगा। अब गौर से देखो ये रिएक्शन क्या क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है, लेकिन अंतर है, ये पलट गया, जो इसका LHS था वो RHS हो गया और जो RHS था वो LHS हो गया। तो अगर रिएक्शन तुम्हारा आंसर में पलट रहा है तो E0 का वैल्यू भी पलट जाएगा, यानी प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, यानी E0 बराबर यहां पे दिया है 0.41 वोल्ट, लेकिन सेल में ये उलट गया, इधर वाला इधर और इधर वाला LHS RHS में, RHS LHS में, तो E0 का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, -0.41 वोल्ट। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो एनोड होता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कैथोड होता है। तो इस तरह से वैल्यू पुट कर दो, E कैथोड कितना, -0.41 प्लस E एनोड कितना, 0.76। अब घट जाएगा, 0.76 में से 0.41 घट जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 4 गया 3, यानी 0.35 वोल्ट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी नंबर में आपको दिया है प्लस, ये प्लस में आ रहा है, ठीक है, यानी प्लस 0.35 वोल्ट इज योर फाइनल आंसर। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप टिक लगा देना प्लस 0.35 वोल्ट में, और अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछेगा 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इन केस अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता है तो जो हम आपको बना के दिखाए हैं इस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जितने भी 10-12 क्वेश्चन थे ये सारे हम आपको बता चुके हैं। ये कम से कम ये 12 क्वेश्चन आप जरूर याद कर लेना, मे बी पॉसिबल इनमें से कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, तो याद करके रखोगे तो आपको आसानी होगा टिक लगाने में। बोर्ड के एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आंसर आपको याद रहेगा। तो कम से कम ये 12 क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आप इसको जरूर याद कर लेना, आपको बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा, इनमें से कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से हर साल कुछ क्वेश्चन जरूर रहते हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना ऑप्शन के साथ, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं बोर्ड के एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खत्म हो गया। कल से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सब्जेक्टिव सेक्शन शुरू करेंगे और 2 से 3 क्लास लगेगा चैप्टर खत्म हो जाने में। तो इस वीक में हम कोशिश करेंगे कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर दें और नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स शुरू करें। टारगेट है 20 दिसंबर तक सारा सिलेबस खत्म कर देना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर को एक एक करके हम लोग टच कर लेंगे और 20 दिसंबर तक सिलेबस समाप्त कर देंगे। आप लोगों को मेरा राय है, मेरा रिक्वेस्ट है कि पर डे 2 घंटा टाइम देना सब्जेक्ट पर, 1 घंटा याद करना और 1 घंटा लिखना। विदाउट लिखे हुए अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप याद कर रहे हो, आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। तो अगर कॉन्फिडेंस चाहते हो कि हम बोर्ड के एग्जाम में अच्छा करें और आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े तो लिख के जरूर देखना, जो भी याद करोगे उसको लिख के देखना, चेक करना। आप लोग ऑनलाइन में हो तो हम आपको चेक नहीं कर पाते हैं कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो सेल्फ चेक आप लोगों के लिए जरूरी है। आप अपना टेस्ट खुद लीजिए, खुद चेक कीजिए कि आप याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। याद करो और उसको लिखो। जहां कोई दिक्कत होगा, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा, हमको व्हाट्सएप से बता देना कि सर वो वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए, हम आपको फिर से डाउट सेक्शन दे देंगे, डाउट क्लास कर देंगे और आपको समझा देंगे। लेकिन मेहनत तो आपको खुद ही करना पड़ेगा।
इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव सेक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सब्जेक्टिव सेक्शंस हैं वो क्या है, फैराडे का लॉ क्या है। फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में 2 नियम दिए थे, फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ। लेकिन उन्होंने क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा, ये जानने के लिए पढ़ें अगला क्लास। तब तक के लिए ना रहे बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए कल तक। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सावरण क्लासेस।